नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर किंग की बताई हुई उस लोकेशन पर आ जाती है जहाँ पर किंग ने अपने पंछी को स्वाति को आने के लिए बोला था। यहाँ आने के बाद अब यहाँ पर किंग का एक फाइटर अब स्वाति मल्होत्रा को वहाँ पर लेकर आ जाता है और वहाँ पर लाने के बाद अब वो वहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा उससे पूछती है कि अनिका कहाँ पर है। अब उसकी इस बात को सुनकर अब वो कहते हैं कि वो वहाँ पर किंग अभी उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और इधर अभी वो एक कमरे की तरफ इशारा करता है कि आप वहाँ पर जाइए। जब स्वाति वहाँ पर जाती है तो वो वहाँ पर देखती है कि उन दोनों लोगों को वहाँ पर कैद रखा हुआ था। वहाँ पर उस कमरे में जाने के बाद स्वाति मल्होत्रा उन दोनों से ही कैद किए हुए लोगों से पूछते हैं कि तुम किसके लिए काम करते हो, कौन है तुम्हारे सर जी और उनका क्या मकसद है। स्वाति मल्होत्रा की इस बात को सुनकर वो दोनों ही लोग उसे मना करते हैं और अब वो कहते हैं कि तुम सर जी की तुम्हें ताकत का अंदाजा नहीं है। अब उनकी इस बात पर स्वाति मल्होत्रा भी कहती है तुम्हारे सर जी की ताकत को मैं पिछले 27 साल से देख रही हूँ। अब तक तो तुम्हारे सर जी ने तुम्हारे उस आदमी का पता भी नहीं लगा पाए हैं ना जो कि बरसों से हमारी कैद में है। अब स्वाति मल्होत्रा की इस बात को सुनकर अब वो बूढ़ा कहता है हमें डराने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। एक बार अगर हम चारों साथ में आ गए ना तो तुम अपने आप ही यहाँ से चली जाओगी, क्योंकि तो हम चारों की ताकत का तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। सर जी की ताकत तो उसके बाद में ही आती है। उस बूढ़े की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है अगर सपने देखने का शौक अभी पूरा हो गया हो तो अभी उन सपनों को बंद करो, लेकिन अगर अभी भी तुम सपने में ही रहना चाहते हो तो तुम ऐसे सपने बेशक से देखो, लेकिन हकीकत तो यही है कि तुम लोग कुछ भी नहीं हो और तुम्हारे सर जी की ताकत भी कुछ भी नहीं है। हमें बस इतना बताओ कि सर जी कौन है, मैं बस उसके बारे में पूछना चाहती हूँ और क्या करना चाहते हैं वो। आखिर क्यों इस तरह से वो ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस तरह से ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर उन्हें क्या ही मिल जाएगा। अगर उन्हें कुछ चाहिए ही है तो फिर वो उसके लिए अपनी खुद की मेहनत क्यों नहीं करते हैं। स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर वो बूढ़ा कहता है हमें नहीं पता है कि कौन है सर जी, और तुम अभी जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें यही लगता है ना कि इस तरह से बातें करके तुम हमें हरा दोगी या तुम हमारे मुंह से वो सब बातें निकलवा लोगी जो तुम यहाँ पर जानने के लिए आई हो, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन हम तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताएंगे। फिर उसके लिए चाहे तुम कुछ भी कर लो, क्योंकि ना तो हम मरने से डरते हैं और हमारा जो मकसद है वो तो पूरा होकर ही रहेगा। अब उस बूढ़े की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है वो तो हमें पता ही था कि तुम लोगों को मौत का डर तो है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए तुम्हें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें मौत का डर होता तो कब गए, कितने साल पहले ही तो वो मुंह खोल चुके होते। लेकिन एक बात याद रखना कि अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मैं दोबारा ज़रूर आऊँगी और तुम्हें अपना मुंह भी खोलना होगा। अब स्वाति मल्होत्रा की इस बात को सुनकर अब वो शख्स कहता है जितनी बार चाहे उतनी बार आना, हमारा जवाब बस एक ही रहेगा कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाले हैं। अब ये कहते हुए ही वो दोनों ही अब हंसने लगते हैं। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा भी अब उनकी हंसी को साफ साफ देख पा रही थी और वो समझ भी पा रही थी कि जिस तरह से ये दोनों ही बातें कर रहे हैं वो कभी भी अपने सर जी के बारे में और उसके मिशन के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बताने वाले हैं। इसलिए स्वाति मल्होत्रा अब उन दोनों को इतना कहने के बाद अब उस रूम से बाहर निकल कर आ जाती है और अब वो उस फाइटर से कहती है कि ये दोनों भी उस औरत के जैसे ही हैं कि जिस तरह से वो औरत अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, उसी तरह से ये भी अपना मुंह इतनी आसानी से नहीं खोलेंगे। स्वाति मल्होत्रा की इस बात को सुनकर अब वो फाइटर कहता है तो फिर अब क्या कर सकते हैं। अब उस फाइटर की इस बात को सुनकर अब स्वाति कहती है कि वो बाद में सोचते हैं, लेकिन अभी अनिका के बारे में बताओ। अब
स्वाति मल्होत्रा के मुंह से अनिका का नाम फिर से सुनने के बाद अब वो फाइटर अब स्वाति मल्होत्रा से कहता है कि चलिए ऊपर चलते हैं, अब तो किंग ही कुछ कर सकते हैं। इधर ये दोनों अभी एक दूसरे से ही बात कर रहे थे और एक दूसरे से बात करते हुए ही अब वो ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर में जब वो ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं तो वो अब वो फाइटर स्वाति मल्होत्रा से कहता है कि आप सीधा ही 9th फ्लोर पर जाइए, किंग वहीं पर ही हैं। अब वहाँ पर उस फाइटर की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा हाँ में अपना सिर हिला देती है और अब वो इतना करने के बाद अब वो सीधा ही एलिवेटर की तरफ जाने लगती है। कुछ देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद अब वो एलिवेटर तक पहुंच जाती है और अब वो सीधा ही एलिवेटर में जाकर अब वहां पर 9th फ्लोर के बटन को प्रेस कर देती है। यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा भले ही ऊपर की तरफ जा रही थी लेकिन अभी भी उसका दिमाग अभी भी कहीं ना कहीं रोहित और अनिका की तरह ही अटका हुआ था, क्योंकि अनिका के बारे में तो उसे पता चल गया था कि अनिका यहाँ पर है, लेकिन रोहित के बारे में उसे अभी भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इसलिए ये सब सोचते हुए ही स्वाति मल्होत्रा कब 9th फ्लोर पर आ जाती है उसे भी आभास नहीं होता। जब वहां पर एलिवेटर रुकती है तो अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अब वहाँ पर अपने सेंस में आती है और अब वो देखती है कि सच में वो 9th फ्लोर पर आ गई। तब वो एलिवेटर से बाहर निकलती है और अब वो उस रूम को ढूंढने लगती है जहाँ पर अनिका को रखा गया था, क्योंकि थी तो वो भी एक माँ ही और वो सबसे पहले अपनी बेटी को अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि वो ठीक है या नहीं। या इधर अपने बढ़ते हुए कदमों के साथ अब स्वाति का मन अब बार बार रोहित के लिए भी चिंतित था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित कहाँ जा सकता है, क्योंकि इतनी कोशिशों के बाद भी वो अब तक किसी को भी नहीं मिला था। और हर बार जब भी रोहित को कुछ भी होता था तो स्वाति मल्होत्रा या किंग उसे बचा ही लेते थे, लेकिन इस बार ये पहली बार था कि ना तो उसके बारे में स्वाति मल्होत्रा को कुछ पता था और ना ही अब तक किंग को भी उसके बारे में कुछ पता चला था। वहीं दूसरी तरफ इधर रोहित के पैलेस में इधर जब अंजलि मामी को अब होश आने लगता है, अंजलि मामी अब धीरे धीरे से अब अपनी आंखें खोलती हैं तो उसके सामने अब आलिशा और मयूर दोनों ही खड़े थे। उन दोनों को ही अपने सामने देखकर अब अंजलि मामी उनसे कहती है, मैं यहाँ पर कैसे आई मैं यहाँ पर। अंजलि मामी की इस बात को सुनकर अब आलिशा उसे कहती है, आप थोड़ा सा शांति लीजिए, हम आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस तरह से हड़बड़ाइए मत, क्योंकि अब आप पूरी तरह से सेफ हैं। अब आलिशा की इस बात को सुनकर अब अंजलि मामी, जो कि अभी भी पैनिक कर रही थी, वो कहती है, पहले आप मुझे ये बताइए कि मैं यहाँ पर कैसे आई। अब उसकी इस बात को सुनकर अब आलिशा कहती है, अरे आप तो लतिका से भी ज्यादा नाराज होती हैं। इतना परेशान तो हमारी बेटी ने भी हमें कभी नहीं किया होगा जितना परेशान हमारी माँ ने हमें किया हुआ है। आलिशा की इस बात को सुनकर अब अंजलि मामी की आंखें नम थी, क्योंकि आलिशा ने आज अपने मुंह से अंजलि मामी को माँ कहकर बोला था और अब वो एकदम से ही आलिशा के मुंह से माँ शब्द सुनकर वो इतनी इमोशनल हो जाती है कि वो आलिशा को सारे ही गिले शिकवों को छोड़कर वो बस उसे एक ही बार में गले लगा लेती है और वो उसे कहती है, एक बार और कहो ना माँ, प्लीज मुझे एक बार और माँ कहो, क्योंकि तुम्हारे माँ शब्द से मुझे जो सुकून मिल रहा है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अंजलि मल्होत्रा की इस बात पर अब आलिशा के चेहरे पर एक स्माइल थी, लेकिन अब वो कहती है, एक बार क्यों, बार बार कहेंगे, क्योंकि आप हो भी तो हमारी माँ ही ना। लेकिन इसके लिए आपको हमें प्रॉमिस करना होगा कि आप इस तरह से रूठ कर कभी भी नहीं जाएंगी, क्योंकि जब भी आप हम सबसे दूर जाने की सोचते हैं या आप चली जाती हैं तो कुछ ना कुछ आपके साथ हो जाता है। अरे अब की बार तो आपने हमारी जान ही निकाल दी थी। अगर सच में आपको कुछ ऐसा हो जाता जिसे हम ठीक ही नहीं करवा पाते तो फिर हम क्या करते। अब आलिशा की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी कहती है, ठीक है, आगे से बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कभी भी ऐसे रूठ कर नहीं जाएंगे। वैसे एक बात बताओ कि श्रेया कैसी है, क्योंकि श्रेया भी तो मेरे साथ ही थी ना, वो ठीक तो है ना। इस बात पर अब कविना आलिशा कहती है, हाँ श्रेया ठीक है। अंजलि से इधर अलग होते हुए अब कविना आलिशा अब मयूर से कहती है, आप यहाँ पर सबका ख्याल रखना, हमारे ख्याल से अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो क्या है ना कि काफी वक्त से हम
लतिका से नहीं मिले हैं, वो भी हमने ना पाकर वो भी बहुत ही परेशान हो रही होगी, वो बहुत ही मिस हो रही कर रही होगी मुझे। अब आलिशा की इस बात पर अब मयूर भी कहता है, अगर अगर तुम राजमहल जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलूँगा, मेरा मतलब है कि तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। अब मयूर की ये बात सुनते ही अब कविन आलिशा कहती है, ठीक है चलिए, क्योंकि कविन आलिशा भी जानती थी कि मयूर को अभी उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकती है, और वो उसकी बातों से एक भाई का कंसर्न साफ साफ झलक रहा था, इसलिए वो उसके सेटिस्फेक्शन के लिए उसे मना भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए अब वो मयूर को कहती है कि ठीक है चलिए, और वैसे भी हमारे ख्याल से तो अब सब ठीक ही है, अब हमें किसी तरह का कोई डर नहीं होना चाहिए। इधर मयूर अब आलिशा की इस बात को सुनकर अब अंजलि मामी से कहता है कि आप यहाँ पर अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज इधर उधर मत जाइएगा। अब मयूर की ये बात सुनते ही अंजलि मामी भी कहती है, मयूर मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, 4 बच्चों की माँ हूँ मैं, इसलिए तुम ऐसे कैसे कह रहे हो जो मैं इधर उधर चली जाऊंगी। अब अंजलि की मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब आलिशा भी कहती है, लेकिन आपने हरकत तो छोटी बच्ची की तरह ही की थी ना, इसलिए वो बिल्कुल ही सही कह रहा है। इस तरह से नाराज होकर कौन जाता है भला, अगर सच में कुछ ज्यादा बड़ा हो जाता तो, और वैसे भी जो कुछ अभी हुआ था वो भी कोई कम नहीं था। अब आलिशा की ये बात सुनते ही अब अंजलि मामी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, और अब वो कहती है, वैसे आपके पापा कहाँ पर हैं। अब अंजलि मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब कविन आलिशा कहती है, पता नहीं वो कहाँ गए हैं, मैंने काफी समय से उन्हें नहीं देखा है। इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, क्या वो वहीं पर गए हैं जहाँ पर वो रहते थे। अब उनकी ये बात सुनते ही आलिशा कहती है, एक्चुअली मुझे अभी उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने काफी टाइम से मैंने बताया ना उन्हें देखा नहीं है, इसलिए चलो छोड़ो अभी उन सब बातों को, अभी आप थोड़ा सा आराम कीजिए, क्योंकि अभी आपको आराम की सख्त जरूरत है। हम अभी चलते हैं, क्योंकि हमें अभी राजमहल में पहुंचना है। ये कहते हुए ही आलिशा अब उन्हें बाय बोलकर वहां से जाने लगती है। तो वहीं मयूर भी अब अंजलि मामी से कहता है, मैं इन्हें छोड़कर बस अभी आता हूँ, तब तक आप आराम कीजिए। इस बात पर अब अंजलि मामी भी अपनी पलकों को जहाँ में झपका देती है, और अब इतना करने के बाद अब यहाँ से आलिशा और मयूर चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद अब यहाँ पर अंजलि मामी एक गहरी सोच में चली जाती है। इधर राजमहल में धनंजय पीरामल और करण गुलेरिया अब सिर्फ राजलक्ष्मी के आने का ही वेट कर रहे थे, क्योंकि राजलक्ष्मी काफी समय से वहाँ पर राजीव के चेकअप के लिए अंदर गई हुई थी, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आई थी। इवन उन्हें अब तक कोई अपडेट भी नहीं मिली थी कि आखिर राजीव की तबीयत कैसी है। इसलिए बस एक बार वो राजलक्ष्मी के आने का इंतजार कर रहे थे कि वो एक बार बाहर आ जाए और वो उन्हें कोई ना कोई राजीव गुलेरिया के बारे में गुड न्यूज़ दे कि राजीव ठीक है, क्योंकि अब उन्हें ये होप बस एक राजलक्ष्मी से ही थी। काफ़ी देर से राजलक्ष्मी अंदर गई हुई थी, वो बाहर ही नहीं आई थी, इसलिए इन दोनों के धड़कनें भी बढ़ी हुई थी, क्योंकि जैसी हालत में उन्होंने राजीव को वहां पर देखा था, उसे देखकर तो वो दोनों घबरा ही गए थे। इसलिए अब उन्हें बस एक ही उम्मीद थी कि शायद अब वो यहाँ पर आकर उन्हें कोई गुड न्यूज़ दे। यहाँ वो दोनों अभी इंतजार कर ही रहे थे। तो वहीं इधर रिया के रूम में रिया अभी सभी से ही कहती है कि पता है डैड मेरी हर विश को पूरा करते हैं, आज तक मैंने उनसे जो भी विश मांगी है उन्होंने मेरी हर विश को पूरा किया है, भले ही मम्मा ने उस चीज़ के लिए मना क्यों ना किया हो, क्योंकि उन्होंने मम्मी को मना कर भी मेरी हर एक विश को पूरा किया। बस मेरी एक विश को ही उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है, और मैं बस उसी के ही पूरा करने का इंतजार कर रही हूँ। अब रिया की इस बात पर अब आर्यन कहता है, कौन सी विश रिया, क्योंकि हमने तो जहाँ आज तक देखा है तो डैड ने तो सच में तुम्हारी हर एक विश को पूरा किया है। अब आर्यन की इस बात का जवाब देते हुए अब रिया कहती है, सोचो अब तुम सब भी सोचो, जब हम बड़ी मौसी के साथ लंदन से यहाँ पेरिस आए थे तो मैंने क्या कहा था डैड को कि अब तुम उन चीज़ों को रिकॉल करो, सोचो और फिर बताओ। अब रिया की ये बात सुनते ही अब आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही अभी अपने दिमाग पर जोर डालने लगते हैं कि आखिर उस समय जब रिया और रोहित मतलब उनके डैड दोनों मिले थे तो रिया ने उनसे क्या फरमाइश की थी।
काफ़ी देर सोचने के बाद अब आर्यन सोचता है कि जब हम यहाँ पर आए थे तब तो हम प्रिंसेस लतिका का बर्थडे अटेंड करने के लिए ही इधर पेरिस में आए थे। उस वक्त तो रिया ने जो भी विश की थी वो सभी तो डैड ने पूरी कर दी थी, क्योंकि रिया ने प्रिंसेस लतिका के बर्थडे को लेकर ही सारी विशेज की थी कि उन्हें उसकी फ्रेंड के बर्थडे के लिए क्या क्या चाहिए। और जितना मुझे याद है डैड ने तो रिया की हर विश को पूरा किया था। सब कुछ तो बिल्कुल रिया की पसंद से ही था। इस तरह से अब सब एकदम से पूरी तरह से ही खामोश थे, क्योंकि वो सभी भी अब सोचने लगते हैं। इधर एक आयशा मारवा ऐसी थी जो कि उस समय उनके साथ नहीं थी, तो वो बस अब सभी के चेहरों को ही देख रही थी। सबको इस तरह से खामोश देखकर अब रिया कहती है किसी को याद नहीं है शायद। अब रिया की इस बात पर अब आयशा मारवा फटाक से कहती है लेकिन रिया मैं तो बाद में आई हूँ ना, तो मुझे कुछ भी पता नहीं है, भला मुझे पता कैसे हो सकता है। अपनी दादी माँ की इस बात पर अब रिया कहती है दादी माँ जब हम यहाँ पर आए थे ना तो मैंने डैड से कहा था कि मुझे आईफिल टावर घूमना है, और उन्होंने भी कहा था कि वो बाद में मुझे वहाँ पर लेकर जाएंगे, लेकिन इतना वक्त हो गया है हमें यहाँ पर आए हुए, वो तो हमें वहाँ लेकर ही नहीं गए हैं। मैं तो कब से इस बात का वेट कर रही हूँ। रिया की इस बात को सुनकर अब आर्यन और अलेक्जेंडर वो दोनों ही अभी अपना एक एक हाथ को अपने सिर पर मारते हुए कहते हैं अरे रिया अभी तो हम सभी फैमिली ट्रिप पर गए ही थे ना, क्योंकि देखो ना वहाँ पर हम सब ने कितना एंजॉय किया, वो कितनी ही खूबसूरत जगह थी डिज्नीलैंड, सच में बिल्कुल हमें जैसे हम अपने टीवी में देखते हैं। अब उन दोनों की बातों को सुनते ही अब रिया कहती है हाँ तो मैंने कब मना किया है कि वो सुंदर जगह नहीं थी, या डैड हमें वहाँ पर फैमिली के साथ लेकर नहीं गए थे, लेकिन जब मुझे तो आईफिल टावर जाना है तो मुझे वहाँ पर भी तो जाना है, क्योंकि अगर मैं डिज्नीलैंड पर चली गई तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आईफिल टावर पर ना जाऊँ। अब तो बस एक बार डैड आ जाए मैं फिर डैड से कहूँगी। यहाँ पर अब सभी की ही ये बातें हो रही थी, तभी अब किसी ने रिया के रूम के दरवाजे को नॉक किया। अब दरवाजे की आवाज को सुनकर अब अलेक्जेंडर कहता है मैं देखता हूँ कि वहाँ पर कौन है। तभी अब वो बेड से उठकर अब अलेक्जेंडर दरवाजे के पास जाता है और अब वो उसे खोल देता है तो सामने इधर हेड सर्वेंट खड़ा हुआ था। वो अब अलेक्जेंडर से कहता है बाबा आप सभी को बड़ी रानी लंच के लिए बुला रही है, लंच तैयार है। अब उसकी इस बात को सुनकर अब अंदर से ही आयशा मारवा कहती है क्या करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल भी आ गए हैं लंच के लिए। अब आयशा की इस बात पर हेड सर्वेंट कहता है मैडम आप चलिए स्टाफ उन्हें बुलाने के लिए गए हुए हैं। ये सुनते ही अब प्रिंसेस लतिका कहती है आप चलिए हम बस सभी आते ही हैं। अब प्रिंसेस लतिका की ये बात सुनते ही अब हेड सर्वेंट भी वहां से चला जाता है। यहाँ आयशा मारवा बच्चों से कहती है आप सभी भी अब जल्दी से रेडी हो लीजिए, फिर हम लंच के लिए चलते हैं। अब उनकी ये बात सुनते ही सभी बच्चे भी कहते हैं ओके दादी हम बस अभी अपने हाथ मुंह धोकर आए। वहीं दूसरी तरफ एक घर में इधर राहुल, प्रीति, सनी, ओमकार और धीरज ये सारे के सारे ही थे। यहाँ पर प्रीति अब राहुल से कहती है ये कहाँ लेकर आ गए हो तुम हमें। इस बात पर अब राहुल कहता है ये ताऊ जी ने बनवाया हुआ था ये घर, वो क्या है ना कि राजमहल में इतने दुश्मन हैं तो इमरजेंसी के लिए इस घर को ताऊ जी ने ही बहुत पहले बनवाया था। इस बात पर अब धीरज कहता है कि ये सब तुझे कैसे पता चला और ताऊ जी ने तुझे कब ये सब बताया, और इस घर के बारे में क्या तुम मुझे बताओगे। अब धीरज की इस बात पर अब राहुल धीरज को घूरते हुए कहता है कि ताऊ जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए उन्होंने सिर्फ मुझे ही ये सब बताया हुआ है। चलो कुछ बनाते हैं, क्योंकि सच में भूख बहुत ही ज्यादा लगी हुई है। अब उसकी इस बात पर अब ओमकार कहता है कि यहाँ कोई कुक नहीं है क्या। ये अब ओमकार की ये बात सुनते ही अब राहुल ने कहा नहीं सेल्फ सर्विस है यहाँ पर कोई भी कुक नहीं है, इसलिए तुम्हें अब अपना काम अपने आप ही करना होगा, क्योंकि अब तुम्हें क्या यहाँ पर अब हम सबको ही अपना सारा काम खुद ही करना पड़ता है। ये सुनते ही अब प्रीति ने कहा वो सब तो ठीक है लेकिन हम अभी बनाएंगे क्या, क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब प्रीति की इस बात पर अब राहुल कहता है डोंट वरी ताऊ जी ने कुछ तो सोचा ही होगा, मेरे ख्याल से अभी हमें
हमें फ्रेश हो जाना चाहिए। अब राहुल की इस बात पर अब ओमकार कहता है, मेरे ख्याल से तो मुझे इस वक्त रानी साहिबा से ही मिलना चाहिए, क्योंकि मैं तो उनसे मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब ओमकार की इस बात पर अब प्रीति कहती है कि अच्छा वो क्यों, तुम यहाँ की रानी से क्यों मिलना चाहते हो, आखिर क्या खास है उसमें। अब प्रीति की इस बात पर अब ओमकार कहता है, क्योंकि वो मेरी बहन जो है आकाश की ट्विन सिस्टर। अब ओमकार की इस बात पर तो अब वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी अब एक दूसरे को ही देखने लग जाते हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पर प्रीति के साथ साथ यहाँ पर किसी को भी इस बात के बारे में पता नहीं था कि फ्रांस की जो क्वीन है वो आकाश गुलेरिया की ट्विंस है। और अब वो कुछ देर तक तो उनके बीच में एकदम से ही खामोशी थी, क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या सच में ऐसा है। और फिर वो सभी अब जोर जोर से हंसने लगते हैं। इधर अब सनी ओमकार से कहता है, क्या यार बेवकूफ बनाने के लिए तुझे कोई और नहीं मिला क्या, तूने सीधे ही यहाँ की रानी को आकाश की बहन बना दिया। अरे मजाक ही करना था तो कुछ ढंग का करते ना, जिस पर हम यकीन भी कर पाते। सनी की ये बात सुनते ही अब ओमकार कहता है, अरे यार मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप लोग चाहो तो मेरी दीदी और अपनी भाभी, मेरा मतलब है कि अनिका दीदी से बात कर लो, क्योंकि वो तो तुम्हें इस सच के बारे में बता ही देगी। अब यहाँ पर ओमकार की इस बात पर अब धीरज कहता है, क्या सच में फ्रांस की रानी तुम्हारी बहन है, रियली। अब धीरज की इस बात पर अब ओमकार फिर से थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाकर कहता है कि हाँ वो मेरी बहन है। अब तुम सभी मुझसे थोड़ा डर कर रहना, क्योंकि यहाँ की रानी तो खुद मेरी बहन है, और अगर मैं अपनी बहन को कुछ भी कहूँगा तो वो मुझे मना नहीं करेगी। इसलिए तुम सबको अब डर कर रहना होगा, वरना पता नहीं जिस देश में आप सभी अभी हो, मेरी बहन यहाँ की रानी है, इस बात पर वो तुम्हारा क्या ही हाल करेगी। अब उसकी इस धमकी को सुनकर अब राहुल ओमकार को एक टपली मारते हुए कहता है, चल चुप हो जा, बहुत हो गया तेरा जाना। जहाँ यहाँ पर इन सभी के बीच में हंसी मजाक हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ राजमहल में कविन आलिशा भी मयूर के साथ आ जाती है। और वो वहाँ पर आने के बाद अब मयूर से कहती है, आप यहाँ पर बैठिए, हम बस अभी आते हैं थोड़ी ही देर में। अब आलिशा की इस बात पर अब मयूर भी हाँ में अपना सिर हिला देता है, और वो वहीं पर सोफे पर बैठ जाता है। और अब वो राजमहल को यहाँ सोफे पर बैठकर पूरे ध्यान से देख रहा था कि तभी उसके कानों में अब वहाँ पर रिया की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि प्रिंसेस लतिका के साथ बात करते हुए इसी तरफ ही आ रही थी। उसकी बात को सुनकर अब मयूर जल्दी से अपने जगह पर खड़ा हो जाता है, और अब वो उसके पास आकर कहता है, कैसी है मेरी दोनों प्रिंसेस। अब मयूर की ये बात सुनते ही अब रिया के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, और अब वो मयूर से कहती है, मयूर मामू आप यहाँ, इट्स अ बिग सरप्राइज फॉर मी। अब रिया की ये कहते हुए ही रिया अब मयूर के पास आकर अब उसे एक जोर का हक कर लेती है, तो वहीं मयूर भी अब रिया से कहता है, यहाँ खुश तो होना। अब मयूर की इस बात पर रिया कहती है, हाँ मामू मैं तो बहुत ही खुश हूँ, और हूँ भी क्यों ना, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड जो मेरे साथ है। यहाँ मयूर रिया और लतिका से मिलता है। अब एक एक करके सभी वहाँ पर नीचे आ जाते हैं, और वो सभी अभी नीचे आकर अब मयूर से मिलते हैं। इधर बड़ी रानी अब मयूर से कहती है, आप भी आ जाओ, सभी लंच के लिए आए हुए हैं, तो आप भी हम सब के साथ लंच कर लो। बड़ी रानी की ये बात सुनते ही मयूर ने कहा, मैं वो रानी साहिबा को लेकर आया था। इस बात पर अब धनंजय पीरामल और कविन और करण गुलेरिया दोनों ही अब एक साथ कहते हैं, क्या सच में आलिशा यहाँ पर आई हुई है। इन्हें ऐसे देखकर तो अब वहाँ पर सभी हैरानी से उन्हें ही देख रहे थे। सभी को इस तरह से अपनी तरफ देखकर अब करण गुलेरिया बात को संभालते हुए कहते हैं, अरे ये तो सच में बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। करण गुलेरिया ने ये कहा ही था कि तभी उन्हें अब पीछे से आवाज आती है कि किस सरप्राइज की बात कर रहे हैं मिस्टर करण गुलेरिया, क्या हमें नहीं बताएंगे कि कौन सा सरप्राइज है। जैसे ही अब ये आवाज सभी ने सुनी तो सभी के अब उस आवाज की तरफ देखते हैं, तो वो सभी पीछे होकर जैसे ही देखते हैं तो वहाँ पर कविन आलिशा ही खड़ी हुई थी, क्योंकि खुद कविन आलिशा ने ही ये बात कही थी। उन्हें सामने देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि हम तो आपके बारे में ही बातें कर रहे थे। अच्छी बात है कि आप यहाँ पर आ गई हैं।
आप आकर चलो आओ अब आकर यहाँ पर लंच करते हैं। अब उनकी इस बात पर अब कभी आलिशा भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो वहीं इधर प्रिंसेस लतिका अब आलिशा के पास आकर अब उसे जोर का हक करते हुए कहती है, मम्मा कितना टाइम लगा दिया आपने यहाँ पर आने में। पता है मैंने आपको बहुत सारा मिस किया, इतना मिस किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। लतिका भी यहाँ पर आलिशा के साथ हक करते हुए काफी इमोशनल हो गई थी। यहाँ तक उसकी आंखों में भी अब पानी आ गया था। अब उसकी इस बातों को सुनकर अब आलिशा अब उसकी आंखों से उसके आंसू पोंछती है और आलिशा कहती है, मम्मा ने भी आपको बहुत ही मिस किया है, अब चलो लंच करते हैं। क्योंकि अब वो सभी इतना कहने के बाद अब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तो वहीं स्टाफ अब उन्हें खाना सर्व करने लगते हैं। इधर बड़ी रानी अब कविन आलिशा से कहती है, आने वाले 2 दिनों में एनटीटी की ओपनिंग सेरेमनी है, आई होप कि आप वहां पर जाएंगी। अब बड़ी रानी की इस बात पर अब कविन आलिशा कहती है, हाँ माँ हम वहां पर जरूर जाएंगे। और वैसे भी ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना कि एनटीटी की एक ब्रांच यहाँ पर भी ओपन हो रही है। और हाँ अब वो प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा जो हमें ईगल के साथ करना था। कविन आलिशा की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि फिर तो आपको उस गांव में जाना चाहिए। अब करण गुलेरिया की इस बात पर अब यहाँ पर आयशा मारवा कहती है कि करण बच्ची अभी तो आई है, कुछ देर तो इसे अपनी बेटी के साथ रहने दो। तुम तो इसे यहाँ से अभी से ही भगा रहे हो। अरे उसे थोड़ा सोचा तो आराम करने दो, देखो ना कितने समय के बाद तो वो यहाँ पर आई है। आयशा मारवा की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इसे यहाँ से अभी नहीं भगा रहा हूँ। वो क्या है ना कि उस प्रोजेक्ट को शुरू होने में काफी देर पहले से ही हो चुकी है। मैं तो बस ये सब इजीली ही कह रहा था और कुछ नहीं, क्योंकि मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं आलिशा को अभी से ही यहाँ से भगा दूँ। इवन मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि वो यहाँ पर आई। वैसे आयशा लंच करने के बाद जरा मेरे साथ चलना, तो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। करण गुलेरिया की इस बात पर अब रिया कहती है, आप कोई जरूरी बात नहीं, अभी कोई जरूरी बात नहीं, अभी तो ये एक फैमिली टाइम है, इसलिए अभी पहले सब अपना लंच करो। रिया की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन रिया आपके मार्क्स तो अच्छे नहीं है, आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा। अब अपने दादू की ये बात सुनते ही अब लतिका ने कहा, इसका मतलब मामू जो हमारे टेस्ट हुए थे उसके रिजल्ट आ गए हैं। अब लतिका की इस बात का जवाब देते हुए अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ मैं आपकी और रिया की स्टडी टाइम को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि रिजल्ट तो आ गए हैं और वो मैं उन्हें देख भी चुका हूँ। क्योंकि आप सबके रिजल्ट को देखकर मुझे ऐसा करना पड़ रहा है कि अब से आपके स्टडी यार थोड़े से बढ़ने वाले हैं, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप दोनों आर्यन और अलेक्जेंडर से उस प्रॉब्लम को सोल्व करवा सकते हैं, क्योंकि उसको समझाने में ये तुम दोनों की मदद करेंगे। इतना कहने के बाद धनंजय पीरामल अब आर्यन की तरफ देखते हैं और अब वो आर्यन की तरफ देखते हुए कहते हैं, आर्यन वेल डन बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको ही मिले हैं। आपका रिजल्ट सच में बहुत ही अच्छा है। अब धनंजय पीरामल की ये बात सुनते ही वहाँ पर सभी अब आर्यन के लिए क्लैप करने लगते हैं। इधर सभी आर्यन को जितने भी बड़े थे वो अब उसे ब्लेसिंग दे रहे थे, क्योंकि ये बात तो सभी जानते थे कि आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही अपनी स्टडीज में कितने ही अच्छे थे। इधर कविन आलिशा अब आर्यन से कहती है, वेरी गुड आर्यन, हम एक काम करते हैं, रिया और लतिका दोनों को अब अलग कर देते हैं। जहां रिया को आर्यन स्टडी में हेल्प करेगा तो वहीं अलेक्जेंडर लतिका की हेल्प करेगा, क्योंकि अगर तुम इन दोनों लड़कियों की हेल्प करोगे तो फिर ये भी तुम्हारी तरह अच्छे ही मार्क्स लेकर आएंगी। कविन आलिशा की ये बात सुनते ही प्रिंसेस लतिका, जो कि ये सब कुछ सुन रही थी, वो कहती है, रानी माँ आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। अब लतिका की इस बात पर अब कविन आलिशा कहती हैं, वो क्या है ना कि जब आप दोनों बेस्ट फ्रेंड एक साथ रहेंगी ना तो
तो हो गई था तुम दोनों की पढ़ाई। इन दोनों की तो बातें ही खत्म नहीं होती हैं। इन्हें जब देखें तो वो बस अपने खेल में या अपनी बातों में ही लगी रहती हैं। इसलिए इनका अलग होना ही ठीक है, क्योंकि शायद अलग होकर ही तुम दोनों पढ़ सकती हो। अब कविनालिशा की ये बात सुनते ही अब रिया और लतिका दोनों ही अब बड़ी उम्मीद से अब बड़ी रानी की तरफ देखने लगती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी माँ कविनालिशा को सिर्फ अब उनकी बड़ी रानी ही मना सकती हैं।